Item number 5, Mr. Asad Umar, Minister for Finance and Revenue Economic Affairs. जी जो तय हुआ था खुर्शीद शाह साहब, जो नहीं नो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, उसके मुताबिक जी असद उमर साहब प्लीज। असद उमर साहब प्लीज टू मूव आइटम नंबर 5। एक सेकंड यार, एक डिस्कशन हुआ, हमारी एक डिस्कशन हुई थी आपकी लीडर्स के साथ, उसके मुताबिक होनी चाहिए। असद उमर साहब प्लीज, असद उमर साहब प्लीज। अच्छा जी, Mr. Asad Umar, Minister for Finance, Revenue and Economic Affairs, to move item number 5 please. Honorable Speaker, I want to introduce a bill to give effect to taxation and other financial proposals of the federal government for the financial year beginning on the first day of July 2018, the Finance Supplementary Second Amendment Bill 2019. A bill to give effect to taxation and other financial proposal of the federal government for the financial year beginning on the first day of July 2018, the Finance Supplementary Second Amendment Bill 2019 state introduced. जी असद उमर साहब प्लीज। I've laid the bill. वो हो गया, अब आप एक्सप्लेन करें। अच्छा जी, स्पीकर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आज एक अहम काम के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं और जिसके लिए पाकिस्तान के अवाम ने तमाम मेंबरान को वोट देकर यहाँ पर भेजा कि मुल्क के जो मसाइल हैं, चाहे वो माशी हो या मईशत के हों, वो देखना चाहते हैं कि ये ऐवान जो है उनके मसाइल का इदराक भी रखती है और उनका हल भी पेश करना चाहती है। शुरू में मैं 2 वजाहतें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि लोगों के दिमाग में ये है कि कोई एक नया बजट पेश किया जा रहा है, तो ये एक बजट नहीं है। ये मईशत की इस्लाहात करने के लिए, सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए, सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए, ज़राअत को तरक्की देने के लिए एक इस्लाहात का पैकेज है जो मैं आज पेश कर रहा हूं। दूसरी चीज़ कि मैं जो इक़दामात हैं उन इक़दामात को सामने रखने से पहले आपको थोड़ा तनाजुर देना चाहता हूं और कौम को ये तनाजुर देना चाहता हूं कि जिस वक़्त ये हुकूमत बनी तो मईशत के क्या हालात थे, किस किस्म की मुश्किलात थी जिनसे फौरी तौर पर निमटना ज़रूरी था, हमने क्या इक़दामात किए उन मुश्किलात से निमटने के लिए, और उसके बाद उसके नतीजे में अभी तक हमें क्या रिजल्ट सामने आए हैं, क्या नतीजा देखने को मिल रहा है और आगे हमें क्या करने की ज़रूरत है ताकि ये मुल्क एक ऐसी मईशत देखे जहाँ हर 5 साल के बाद ऐसा ना देखने को मिले कि एक नई हुकूमत आए और सबसे पहला काम वो ये करे कि वो फ़ोन उठाकर IMF को कॉल करे और उनसे बोले कि जनाब हम तबाही के दाने पर आ गए हैं, अब आकर आप हमारी मदद करें। हमने एक ऐसी मईशत बनानी है जहां ये IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो और कभी आइंदा पाकिस्तान के अवाम को ये ना सुनना पड़े कि क्योंकि पिछली हुकूमत तबाह कर गई थी इसलिए हमें ये मजबूरी है। दूसरी चीज, पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है कि जो सबसे कमजोर तरीन तबके हैं इस कौम के, उनको तबाही से बचाना, उनकी मदद करना, उनको पैरों पर खड़ा करना, अमीर और गरीब में फर्क कम करना, ये आईनी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की हुकूमतों की और इस पार्लियामान की। बदकिस्मती से ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा सकी है। हम आपको एक तनाजुर देंगे कि वो कौन सा रास्ता है जिसके ऊपर हम जाना चाहते हैं, क्या चीज़ा चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इंशाअल्लाह ताला जल्द ही, शायद अगले हफ्ते ही, एक पूरा मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पेश करेंगे जिसमें तमाम जो हमने इक़दामात लेने हैं उनका भी जिक्र होगा, उनके नतीजे में हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे उसका भी जिक्र होगा।
और हमारी उम्मीद होगी कि ऑपोजिशन, क्योंकि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना होता है, तो इन्होंने हुकूमतें की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल के गलतियां भी की हैं, तो ये अपनी गलतियों से शायद हमारी इस्लाह के लिए कोई तजावीज़ भी दे सकें। और फिर उसके बाद मैं आपसे उन इक़दामात का जिक्र करूंगा जमात को यह हुकूमत लेने जा रही है ताकि मुल्क के अंदर सरमायाकारी बढ़े, मुल्क के अंदर सनती तरक्की हो, पाकिस्तान के अंदर ज़राअत का फ़रोग़ हो, किसान की ज़िंदगी बेहतर हो। आप फिक्र ना करें, अवाम सुन रही है। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं कि ये लोग जो मेरे दाएं जानिब खड़े हुए हैं, जिनके पास पिछले 10 साल हुकूमत थी और ख़ास तौर पर जिनके पिछले 5 साल हुकूमत थी, ये छोड़ के क्या गए थे मईशत को, ये पाकिस्तान की अवाम के पास छोड़ कर क्या गए थे। तो सबसे पहले मैं उसका जिक्र कर दूं आपको। जनाब स्पीकर साहब, आज से 2 साल पहले एक सूरत हाल पैदा होनी शुरू हुई मईशत की कि तमाम पाकिस्तान के मईशत के एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने कहा कि हम एक खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। बजाय के हुकूमत अपनी इस्लाह करती, उनको आगे नजर आ रहा था इलेक्शन, और उनको एक गलत फहमी थी कि शायद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कम अकल हैं, वो समझ बूझ नहीं रखते, और बाकायदा तौर पर एक इलेक्शन खरीदने की कोशिश की गई। कैसे की गई? बजट का खसारा, जो कि अपने बनाए हुए बजट में, वो तहरीके इंसाफ ने नहीं बनाया था, वो खुद इनका बनाया हुआ बजट था, उसके मुताबिक बजट का खसारा 4.1% होना था। जब साल खत्म हुआ तो 6.6%, यानी 900 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा बढ़ा दिया। वो पैसा कहां से आएगा? वो क्या इनके स्विस बैंक के अकाउंटों से आएगा? वो पैसा अवाम की जेब से आता है, वो कर्जा अवाम ने अदा करना होता है। उसके साथ साथ बिजली के निजाम में, बिजली का निजाम जो ठीक करने आए थे, बिजली के निजाम में ऐसी तबाही लेकर आए कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले नहीं हुआ था। एक साल के अंदर 450 अरब रुपए का खसारा किया गया और अवाम के ऊपर मजीद कर्जों का बोझ लाद दिया। गैस का निजाम, जिसमें कभी आज तक खसारा हुआ ही नहीं था, जरदारी साहब की हुकूमत में कभी खसारा नहीं हुआ था, वो खसारा बढ़ाकर अल्हम्दुलिल्लाह 150 अरब रुपए पे पहुंचा दिया। स्टील मिल रिकॉर्ड खसारा, पीआईए रिकॉर्ड खसारा, रेलवे, बड़ी हमने तकरीरें सुनी, रेलवे का निजाम बेहतर हो गया। जब 5 साल गुजरे तो पता चला खसारा फिर वही 30 अरब के करीब खड़ा हुआ है। सिर्फ वो चीजें, स्पीकर साहब, ये खतरनाक चीज मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ वो चीजें जो बजट के अंदर नहीं दिखाई हुई, जो कर्जा ऑफिशियल आपको बताया जाता है उसके अंदर नहीं बताई जाती, वो 2500 से 3000 अरब रुपए का मकरूज करके चले गए पाकिस्तान को। काश उस वक्त जब यहां से खड़े होके उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ये झूठ का पलंदा कौम को सुनाते थे, काश इनका ज़मीर जागता, काश ये झूठे झूठे के नारे लगाते। अब ये तो ये करके चले गए थे, अब हम इसको छोड़ तो नहीं सकते थे, अब हम इनको छोड़ तो नहीं सकते थे। हमने क्या इक़दामात किए? हमने, आपको पता है, मुश्किल फैसले किए, और मैं पाकिस्तान के कौम को दाद देता हूं कि वो समझते हैं इस बात को कि ये मुश्किल फैसले नागुज़ीर थे। उनको पता है कि कौन से अली बाबा और 40 चोर ये माशी दहशतगर्दी करके गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए मैं आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि ये जो मुश्किल फैसले किए गए, आज उनकी वजह से बेहतरी भी नजर आनी शुरू हो रही है। पाकिस्तान की एक बरामदात पहले से बढ़ गई है, पाकिस्तान की बरामदात पहले से कम हो गई है, पाकिस्तान के तजारत का खसारा पहले से कम हो गया है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट पहले से कम हो गया है, बेहतरी नजर आ रही है।
लेकिन ये काफ़ी नहीं है। सिर्फ जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि मरीज को ये आईसीयू में जो छोड़ के गए थे उसको हार्ट फेलियर से बचाना काफ़ी नहीं है। हमने हमेशा के लिए इस निज़ाम को ठीक करना है। 3 बड़ी चीज़ें जिसके बगैर पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। पहली चीज़, जब तक हम अपनी चादर देखकर पैर नहीं फैलाएंगे, यानी हमारी महसूलात और हमारे अखराजात के अंदर कोई तवाज़ुन नहीं होगा, हम मईशत ठीक नहीं कर सकते। 6.6% बजट के अंदर और बजट के अलावा 800 अरब रुपए का जो नुकसान छोड़ के गए हैं, वो जब तक ठीक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज, हमारी जो बरामदात हैं वो एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। स्पीकर साहब, एक जमाना यह था कि पाकिस्तान की दरामदात जो हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं, वो पाकिस्तान की इंपोर्ट का 70% होती थी। आज ये मईशत छोड़ के गए हैं कि वो 70% से गिर के 40% रह गई है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो पूरी मईशत का 14% हिस्सा होती थी, वो गिर के आधी रह के सिर्फ 7% रह गई हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है आपने ज़राअत और इंडस्ट्री को खड़ा करना है पैरों के ऊपर। आखिरी चीज जिसके बगैर मुल्क ठीक नहीं हो सकता, जब तक सरमायाकारी नहीं होगी मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। कितनी दफा बजट के अंदर जाली आदादोशुमार से जाली ग्रोथ दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर हकीकी तरक्की चाहते हैं तो आपको सरमायाकारी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन सरमायाकारी उस वक्त आप बढ़ा सकते हैं जब मुल्क के अंदर सेविंग्स होंगी। जो खतरनाक हद तक ये सेविंग्स गिरा कर गए, नेशनल सेविंग स्पीकर साहब 10.4% पर छोड़ के गए, जो शायद दुनिया में सबसे कम सतह है। ऐसे मुल्क नहीं ठीक हो सकता। ये 3 बड़े हदफ हैं। इंशाअल्लाह ताला जब हम आपको अगले जो मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बताएंगे, हम कौम के सामने बताएंगे इन तमाम अहदाफ के अंदर कैसे बेहतरी आएगी। इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन आएगा, और स्पीकर साहब ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये पार्लियामान में रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन आएगा तो तहरीके इंसाफ की हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को इलेक्शन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल की मेहनत, 5 साल की दयानत का रंग नजर आ रहा होगा। पाकिस्तान की तरक्की, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, 2008 से लेके 2023 तक 15 साल के अरसे के अंदर जो सबसे ज्यादा तेज तरक्की की नमू होगी वो 2022-23 में होगी। करंट अकाउंट का खसारा सबसे कम होगा, फिस्कल डेफिसिट आज से कम होगा। यानी, और इसकी वजह बड़ी सादा है, हम दिल से पाकिस्तान के अवाम की इज्जत करते हैं, हम उन्हें अपना हुक्मरान समझते हैं, और हकीकत में अपने आप को जुबान से खादिम आला नहीं बोलते, समझते हैं कि खादिम हैं। और हमें यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम हकीकत देख भी रही है, समझ भी रही है, और रिजल्ट्स के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर वोट डालेगी। जिस तरीके से किधर के परवेज खट्टक इधर थे, पिछले इलेक्शन से पहले ही, मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोहराना जरूरी है, पिछले इलेक्शन से पहले पंजाब की हुकूमत जो है वो भी इलेक्शन के अंदर जा रही थी, इलेक्शन साल था, उन्होंने इतना खर्चा किया कि बजट में कुछ 40 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा छोड़ के चले गए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, इलेक्शन का साल था, उन्होंने कहा क्या हुआ, परवेज खट्टक ने कहा क्या हुआ अगर इलेक्शन का साल है, पैसा मेरा नहीं है, पैसा तहरीक इंसाफ का नहीं है, पैसा इस मुल्क की, इस सूबे की आवाम का है। वो 34 अरब रुपए का सरप्लस छोड़ के आया। जिन्होंने इलेक्शन खरीदने की कोशिश की उनको अवाम ने घर भेज दिया, और जिन्होंने अवाम के पैसे की हिफाजत की वो 2/3 अक्सरियत से जीत कर आ गए। अब आते हैं जनाब, आपको पस मंजर मैंने दे दिया, जैसे मैंने कहा मैं मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की तफसीलात आपके पास पेश करूंगा, लेकिन अब मैं आपको वो इक़दामात बताता हूं कि जो हम फौरी तौर पर करने जा रहे हैं, और यकीन है कि हमारी जो जनाब ऑपोजिशन है ये भी इसके अंदर हमारी रहनुमाई करेंगे कि हम जिस तरीके से सरमायाकारी को, हम जिस तरीके से
सनत को, तिजारत को, ज़राअत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें और हमारी रहनुमाई करेंगे। पहला इक़दाम सर, छोटे इदारे जो होते हैं, छोटे से दरमियानी सतह के जो इदारे होते हैं, वो मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तहरीके इंसाफ ने अपने मंशूर के अंदर अव्वलीन तरजीह ये रखी थी कि हमने इस मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना है। जब तक ये छोटे और दरमियानी सतह के कारोबार जो हैं ये तरक्की नहीं करेंगे, ये नौकरियां पैदा नहीं हो सकती, ये रोजगार पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि इनको जाहिर है सरमाया मिलेगा तो ये आगे सरमायाकारी करेंगे, इनको बैंकों से कर्जा मिलेगा तो बैंक की जो शरह सूद होती है उसको कम करने के लिए और इन इंडस्ट्रीज को ज्यादा पैसा दिलवाने के लिए जो इनकम टैक्स लगाते हैं हम बैंक की इनकम के ऊपर, वो 35% होता है स्पीकर साहब आमदनी का, और उसके ऊपर 4% सुपर टैक्स होता है, यानी 39% टैक्स है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, छोटे और दरमियानी सतह की कंपनी को बैंक कर्जा देगा, उससे जो आमदनी आएगी उस पर सिर्फ 20% टैक्स दिया जाएगा, यानी आधा कर दिया जाएगा टैक्स उसके ऊपर। इसी तरीके से दो और बड़े शोबे हैं जिनको हम तरक्की देना चाहते हैं। एक है ज़राअत। 2/3 इस मुल्क की आबादी जो है वो ज़राअत के साथ जुड़ी हुई है, और ज़राअत के अंदर भी किसान जो है उसको एग्रीकल्चर क्रेडिट की यानी कर्जों की कमी महसूस होती है। पहली बात तो मैं आपको खुशखबरी बताऊं कि जो 6 माह गुजरे हैं इस हुकूमत के, इतने मुश्किल हालात के अंदर भी, स्पीकर साहब ये आपको खुशी होगी सुन के कि ज़रूरी कर्जे जो हैं उनमें 22% इजाफा हुआ है इनके वक्त से। 22% इजाफा हुआ है पहले 6 माह के अंदर, लेकिन उनमें मजीद इजाफा करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो इनकम टैक्स रेट है, जो बैंक्स उनसे इनकम कमाएंगे, उसको 39% से कम करके 20% करें। इसी तरीके से ज़रूरी कर्जों के ऊपर भी 39% से कम करके 20% पर लेकर आ रहे हैं। और आखिरी शोबा जिसके अंदर यही हम उनको मराहत दे रहे हैं, वैसे स्पीकर साहब मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि जब मैंने बजट स्पीच पढ़नी शुरू की अपनी तकरीर, तो इनको उम्मीद थी कि मैं कुछ शायद अवाम दुश्मन बात करूंगा, तो जरा हौले हौले हाथ चला रहे थे। इन्होंने कहा ये जो बातें कर रहे हैं तो